शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा 2 किलो वजन वाले विशाल आलू की भी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक मंदिर परिसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बाघों का जोड़ा हनुमान जी की मूर्ति के आगे और पीछे बैठा नजर आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी कि ये ऐसा लग रहा है मानो बाघ का जोड़ा बजरंगबली के दर्शन के लिए आया हो। वीडियो को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर विकास उगले ने चिमोर तहसील के रामदिगी मंदिर परिसर में अपने कैमरे में कैद किया। विकास के अनुसार बाघों का ये जोड़ा हनुमान जी के आसपास घंटों तक ऐसे ही बैठा रहा और फिर जंगल की तरफ चला गया। यूपी के फर्रुखाबाद में किसान के खेत में से 2 किलो से ज्यादा के वजन का आलू निकला। इसे देखकर ये किसान खुद हैरानी में पड़ गया। वहीं इस आलू को देखने के लिए आसपास के किसान भी वहां पहुंचे। फर्रुखाबाद का आलू देश ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी निर्यात होता है। यहाँ पर आलू की एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी है। दावा है कि पंजाब के फरीदकोट में हॉर्स शो के दौरान एक घोड़े की कीमत 3 करोड़ तक पहुंच गई। हालांकि इसके मालिक ने इसे बेचा नहीं। पदम नाम के इस घोड़े की ऊंचाई पंजाब के घोड़ों में सबसे ज्यादा बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसकी खाने पीने की डाइट भी काफी अच्छी है। इस हॉर्स शो में पंजाब और दूसरे राज्यों से करीब 200 से ज्यादा घोड़ों ने भाग लिया, जिसमें नुकरा और मारवाड़ी घोड़े भी शामिल रहे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को सचिन से खुद को शादीशुदा बताना महंगा पड़ सकता है। दरअसल सीमा और सचिन को सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने पानीपत के एक वकील के जरिए 3-3 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। इसमें सीमा को कहा गया कि आपने आज तक कानूनी रूप से किसी भी देश में उनसे तलाक नहीं लिया, फिर आप किस आधार पर खुद को सचिन की पत्नी बता रही हैं और अपनी मांग में सचिन के नाम का सिंदूर भर रही हैं। इतना ही नहीं, सीमा और सचिन के वकील AP सिंह को भी 5 करोड़ का नोटिस भेजा गया। इस नोटिस में लिखा गया कि AP सिंह ने मीडिया में सीमा को सचिन की पत्नी बताया है, लिहाजा वो भी माफी मांगे या फिर जुर्माना भरे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हुई ताजा बर्फबारी की भव्य तस्वीरें सुर्खियों में आ गईं। दरअसल वहां बर्फ की सफेद चादर ऐसी बिछी मानो पूरे धाम में श्वेत श्रृंगार हो गया हो। कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में इन दिनों 6 फीट तक बर्फ है। जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज राम नाम की चर्चा फिर से चारों ओर होने लगी है, जबकि अभी लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजनी बाकी है। लेकिन अभी से ही विपक्षी दल के नेता राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, तो कोई राम भक्तों की आस्था पर। बीजेपी को लगता है कि विपक्षी दल जितना राम के नाम को उछालेंगे, चुनाव में उनको उतना ही फायदा होगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि चुनावी वैतरणी में राम किसके काम आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। और अभी तो 1000 की बचा है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए। राम नाम हर किसी की जुबान पर है, फर्क इरादों का है। लोकसभा चुनाव करीब है तो जुबान भी सियासी हो चली है। सियासत राम नाम के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। मुद्दा आम लोगों के दिल के करीब है, इसलिए उसी हिसाब से बनाया भी जा रहा है। अभी पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। राम लला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी हमें भावुक कर जाती है। पहले जो कल्पना से भी परे था, अब वो हकीकत बन चुका है। विपक्ष में राम नाम को लेकर बेचैनी है, ये दिखने लगा है। बीजेपी की काट ढूंढने के चक्कर में राम नाम को महंगाई और बेरोजगारी से जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। मोदी जी चाहते हैं कि आप
मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। इंडिया गठबंधन के दक्षिण के नेता राम नाम पर अलग लकीर खींच रहे हैं। डीएम के सांसद ए राजा ने राम और रामायण दोनों पर सवाल उठाए। அப்ப 4 பேரா அண்ணன் தம்பி பிறந்து ஒரு குறவரை ஒரு வேட்டுவரை இன்னொரு சகோதரனாக, ஒரு குரங்கை இன்னொரு சகோதரனாக, இன்னொரு குரங்கை 6வது சகோதரனாக ஏற்றுக்கொண்ட ராமாயணத்துக்கு பேர் தான் மனித நல்லிணக்கம் என்று சொன்னால் நீ சொல்ற ஜெய் ஸ்ரீராம் சி। ए राजा का बयान अभी आया है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन और भगवान राम पर पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं, जिसे उत्तर भारत में बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बनाती रही है। सबसे चौंकाने वाला बयान शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से आया। लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ रहे, वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने, पर अब टीएमसी में हैं। सियासत के चक्कर में उन्होंने राम मंदिर के प्रति लोगों की आस्था पर सवाल उठा दिया। 5,000, 10,000, 20,000 और अभी तो 1,000, 2,000 की लोग जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि शंकराचार्य जहां नहीं पहुंचे, मंदिर पूरा नहीं है, उस पर आप अपनी पब्लिसिटी के लिए इतना ड्रामा कर दिया आपने वहां पे। सियासत के चक्कर में शत्रुघ्न सिन्हा शायद भूल गए कि उनके तो नाम में ही राम की पहचान है। सियासत में बयान की टाइमिंग अहम होती है, इसे बीजेपी खूब समझती है और इसलिए अब जनता को समझा रही है कि देखो विपक्ष का असली चेहरा क्या है। इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे? हमला वो भी खुलकर कर रहे हैं जो कल तक कांग्रेस में थे और राम नाम लेते हुए आज वो बीजेपी के हो गए हैं। राम मंदिर बनाने का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का इनविटेशन मिला। सब लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसका आदर करेंगे, और आ गया। प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने वाले थे, इसलिए ही ये ऐसा नहीं कहा कि हम बाद में जाएंगे, उन्होंने कहा कि हम ये इनविटेशन डिक्लाइन करते हैं। उसका मतलब यह है कि जनभावना क्या है आज के दिन में, वो जनभावनाओं का ख्याल आज के जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं उनको ये ख्याल नहीं है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और उसके बाद ये मुद्दा बड़ा होना तय था। विपक्ष के सामने धर्म संकट था, शामिल हो या ना हो। काफी मंथन के बाद शामिल न होने का फैसला किया और इसे बीजेपी का इवेंट साबित करने की कोशिश की, पर यह दांव कमजोर ही रहा। फायदा बीजेपी को होना था और हुआ भी। मुश्किल ये हो रही है कि विपक्ष उसकी काट ढूंढने के चक्कर में हमले के मौके दे रही है, जो जनता के दरबार में नुकसान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तकनीकी खराबी से फेसबुक और इंस्टाग्राम हुए डाउन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। यूपी की ग्रेटर नोएडा पुलिस ने भारतीयों का डेटा हैक कर ठगी करने वाले एक साइबर गैंग का भंडाफोड़ किया। बताया गया कि ये गिरोह चीन और कंबोडिया से ऑपरेट होता था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें मुख्य आरोपी चीन का नागरिक है। इन सभी के पास से काफी विदेशी करेंसी, फर्जी सिम और दूसरी चीजें भी बरामद की गयी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल और कुछ दूसरे पूर्व अधिकारियों ने एलॉन मस्क के खिलाफ केस किया है। खबरें हैं कि पूरा विवाद नौकरी से हटाए जाने के बाद हट जाने के तौर पर दिए जाने वाले वेतन के मुद्दे पर है। उन्होंने कैलिफोर्निया की एक अदालत में याचिका दायर की। चर्चा है कि इन सभी ने 1,000 करोड़ से ज्यादा के बकाये की मांग की है। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत में नया लैपटॉप लॉन्च कर दिया। इसका नाम एप्पल मैकबुक एयर M3 है। इसे 2 स्क्रीन साइज 13 इंच और 15 इंच में लॉन्च किया है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज आपको नोएडा के 2 ऐसे ही छात्रों के बारे में हम बताने वाले हैं जो अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर नोएडा से नासा तक का सफर तय करने वाले हैं। जी हां, क्योंकि उत्कर्ष और ओम के बनाए साइंस मॉडल वैज्ञानिकों को इतने पसंद आए कि उनका चयन नासा के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में हो गया।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये चंद लाइनें इन दोनों छात्र उत्कर्ष और ओम पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जो अपनी लगन और ज्ञान के बूते नोएडा से नासा तक का सफर तय करने वाले हैं। दोनों ही छात्रों ने एक साइंस कंपटीशन में भाग लिया था, जिसमें उत्कर्ष ने बेहद ही किफायती वायरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर बनाया। तो इसी साइंस मॉडल के आधार पर उनका चयन नासा के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज के लिए हुआ है। ग्रेटर नोएडा में दादरी का एक छोटा सा गांव और इस गांव का एक छोटा सा बच्चा उत्कर्ष, जिसकी उम्र अभी महज 15 साल की है, 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम दे रहा है। लेकिन अब उत्कर्ष इसके भी आगे नासा जाने वाले हैं और नासा में वो एक टीम के साथ एक रोवर को रिप्रेजेंट करेंगे। बताएंगे कि किस तरह से रोवर एक नए तरीके से बनाया जा सकता है और उस टीम का हिस्सा बाकायदा एक कंपटीशन में हिस्सा लेकर बने हैं उत्कर्ष। ग्रेटर नोएडा के दादरी के एक छोटे से गांव में रहने वाले उत्कर्ष 10वीं के छात्र हैं। वो अभी यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में उत्कर्ष ने बताया कि उन्होंने अपना मॉडल सिर्फ 150 रुपए में तैयार किया, जबकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दूसरे बच्चों ने अपने मॉडल के लिए 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक खर्च किए थे। लेकिन उत्कर्ष ने अपने आइडिया और इनोवेशन से सभी को बहुत प्रभावित किया। कंपटीशन के कितने दिन पहले मालूम चला और कैसे तैयारी की? सर प्री बोर्ड चल रहे थे उस टाइम पे, तब मुझे मालूम चला। दरअसल मैं प्री बोर्ड दे ही रहा था, तभी प्रिंसिपल सर आए 16 तारीख को और उन्होंने मुझे बताया कि अभी उनके पास डीएम की तरफ से एक लेटर आया है जिसमें है कि जो बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, उनका जेल बजाज इंस्टीट्यूट में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वो डायरेक्ट नासा जाएंगे। ये कंपटीशन 19 तारीख को था, 19 जनवरी को, लेकिन हमें 16 जनवरी को पता चला और 17 और 18 दो दिन में हमने ये मॉडल तैयार किया और मात्र 150 रुपए में हमने इस मॉडल को तैयार किया था। सरकारी स्कूल के छात्र उत्कर्ष पढ़ाई लिखाई के साथ खेती किसानी में भी घर वालों का हाथ बटाते हैं। आज इतनी छोटी सी उम्र में बेटे की इस उपलब्धि पर घर वाले बेहद खुश हैं। कभी सोचा था कि सीधे नासा ही पहुंच जाएगा? नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारा बेटा नासा पहुंचेगा इतनी सी एज में। घर में कैसा पढ़ता लिखता, कितने देर पढ़ता है? घर में तो ये स्कूल से आता है, खाता पीता है, फिर अपने पढ़ने में ही लग जाता है। खेती का काम भी कर रहा है, छोटा से ट्रैक्टर चलाने लगा जी। मैं तो बीमार हो गया था। हम तो इनको यही सजेस्ट करते रहे कि भाई तुम मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है, अवश्य मिलेगा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उत्कर्ष की ही तरह नोएडा के सेक्टर 12 में रहने वाले ओम ने भी इसी साइंस कंपटीशन में मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मॉडल प्रदर्शित किया। 11वीं के छात्र ओम ने ये मॉडल अपने टीचर की देखरेख में तैयार किया था। इसी आधार पर उनको नासा जाने का मौका मिला है। कुछ दिन पहले हमारे ग्रेटर नोएडा के कॉलेज जीएल बजाज में साइंस एग्जीबिशन M3M वालों द्वारा आयोजित किया गया था। वहाँ पे मैंने अपना मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर को प्रेजेंट करा और उसके मेरे को टीम काइजल में मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब मैं नासा जाऊंगा टीम काइजल के थ्रू और वहां जाकर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरा हमेशा से सपना था इसरो या नासा जाने का और अब नासा जाने का मेरा सपना पूरा हो रहा है। दोनों छात्रों का सपना स्पेस रिसर्च और एनर्जी सेक्टर में भारत के लिए कुछ अलग करने का है, जो अब 18 से 20 अप्रैल तक होने वाली नासा की प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी ने संगारेड्डी को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इसीलिए आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और तेलंगाना का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना के सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली देवस्थानम में पूजा अर्चना की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद रहे। इससे पहले जाजपुर में जब राहुल की यात्रा गुजर रही थी
तो एक दिलचस्प वाकया हुआ। दरअसल कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और राहुल को आलू देने लगे। राहुल भी उनके पास आए और उनसे आलू ले लिए। इसके बाद इन लोगों ने राहुल से सोना मांगा। इस पर राहुल मुस्कुराए और उनकी पीठ थपथपाई। फिर जाते वक्त राहुल ने फ्लाइंग किस भी दी। बताया जा रहा है कि ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इस मामले में 30 जून तक का समय मांगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को मिले चंदे की पूरी जानकारी मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और लिखा कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर बधाई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले को लेकर ममता सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने ईडी टीम पर हुए हमले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के आदेश दिए। इस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और तुरंत सुनवाई की मांग की, लेकिन अदालत ने पहले इस मामले को रजिस्ट्रार जनरल के पास जाकर मेंशन करने को कहा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा और अनिल कुमार शामिल रहे। इस तरह आरएलडी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को एक मंत्री पद मिला। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अभिजीत ने कहा कि वो 7 मार्च को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। आईपीएल का नया सीजन शुरू होने में अब सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा है, लेकिन धोनी ने उससे पहले ही अपने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हां, धोनी का एक फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी नई भूमिका की तरफ इशारा किया है। धोनी ने अपने फैंस के लिए लिखे संदेश में कहा है कि नया सीजन और नई भूमिका का इंतजार नहीं कर सकता, साथ बने रहिए। धोनी ने इस पोस्ट के जरिए अपने फैंस को सस्पेंस में डाल दिया है और वे कई तरह की अटकलें अब लगा रहे हैं। धोनी ने इस पोस्ट में आईपीएल का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनके फैंस इसे आईपीएल से जोड़कर ही देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का मानना है कि धोनी इस बार आईपीएल में ओपनिंग कर सकते हैं। वहीं कुछ यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि धोनी संन्यास लेकर टीम के कोच की भूमिका में आ सकते हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि आईपीएल का ये सीजन एक खिलाड़ी के तौर पर धोनी का आखिरी सीजन होगा। धोनी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वे इस साल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कप्तानी करेंगे या नहीं। आईपीएल का 17वां सीजन 22 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत पिछली बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबले से होगी। 42 साल के धोनी ने बतौर कप्तान पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को 5वीं बार आईपीएल का खिताब दिलाया था। पिछले सीजन में धोनी ने ज्यादातर मैचों में आखिर में आकर अपनी टीम के लिए बैटिंग की थी। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन आईपीएल में उनका खेलना जारी रहा है। फिलहाल धोनी के नए सीजन और नई भूमिका वाले पोस्ट को लेकर सस्पेंस बन गया है कि आखिर धोनी क्या नया करने वाले हैं। हालांकि धोनी ने खुद ही ये इशारा कर दिया है कि वे जल्द ही इसके बारे में अपने फैंस को बताएंगे। धोनी के इस नए कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। धोनी को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है धोनी कप्तान रहे ना रहे, मन में आज भी धोनी कप्तान लगते हैं। नहीं, धोनी का तो जो क्रेज है वो तो एनी टाइम रहेगा ही, ठीक है, चाहे धोनी खेले चाहे ना खेले, ठीक है। लेकिन हम एज अ फैन तो धोनी को तो हम उसमें करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बट एक चीज और भी है कि जिस हिसाब से उनकी एज अभी बढ़ रही है, ठीक है, अब फैंस तो ये चाहेंगे अगले 5 सीजन भी खेले, 6 सीजन भी खेले, बट वो तो उनका ये कि अपना पर्सनल ओपिनियन है कि वो खेले ना खेले। लेकिन हम इस बात चाहेंगे एटलीस्ट लास्ट जो है ना, एक जो जितने फैन फॉलोइंग है, एक फैंस के लिए एक वो रहेगा कि मतलब कि हाँ उन्होंने। मुझे लगता है धोनी के फैंस तो कभी चाहते ही नहीं होंगे कि धोनी संन्यास ले, हमेशा चाहते होंगे कि वो एवरग्रीन बल्लेबाज बन के विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी करते नजर। मैं इतना खुश हूँ कि आज माही जी अपना ये पोस्ट किए हैं, तो आने वाले टाइम में 2024 के आईपीएल में
वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने पहले भी बहुत बेहतर हमारे इंडिया के लिए बहुत बेहतर खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं एक्साइटेड भी हूँ उनके लिए, वो अपना अच्छा खेले। जैसा कि 5 साल चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की ट्रॉफी ले गई है और हम फैन यही चाहते हैं कि धोनी का ये लास्ट सीजन है और ये सीजन भी धोनी अब की बार हमारे फैंस के लिए 30 बार कप जीते आईपीएल का। हम बहुत एक्साइटेड है इस बार धोनी को देखने के लिए। लास्ट सीजन रहेगा धोनी का और इस बार सोच रहे हैं कि 6ठी बार महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के लेके आए। मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि जब ये लास्ट आईपीएल जब था तो बीच में थोड़ा रुक भी गया था, फिर वापस वो मैं 2-3 बजे तक खेला था, मतलब कि उन्होंने खेला था। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है धोनी, मतलब मैंने क्रिकेट देखना उनकी वजह से देखा सीखा है। मतलब मुझे लगता है इन्होंने जब स्टार्ट में जब आया था, जब बड़े बाल थे और जब जा भी रहे तो बड़े बाल है। 2007 का जो वर्ल्ड कप था ना, 141 रन का टारगेट था और धोनी ने वो वर्ल्ड कप फाइनल जीता था। उसके बाद फिर इतने दिनों के बाद 2011 में वर्ल्ड कप जीता। तो बहुत से ऐसे मैच देखे हैं जो फंसे हुए होते हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, उसका नाम है हमारा महेंद्र सिंह धोनी। उस वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 195 अंक गिरकर 73,677 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये गिरावट निफ्टी में भी जारी रही। निफ्टी 49 अंक फिसलकर 22,356 पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। सोना 800 रुपए महंगा हो गया और अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत रिकॉर्ड 65,000 रुपए पर पहुंच गई। इसके साथ ही चांदी भी 900 रुपए महंगी हो गई और दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,900 रुपए हो गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की नई लिस्ट के अनुसार अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट में जेफ बेजोस की नेटवर्थ अब $200 बिलियन यानी करीब 16.58 लाख करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि इलॉन मस्क करीब 16.41 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दूसरे पायदान पर हैं। हालांकि इस लिस्ट में मुकेश अंबानी 11वें और गौतम अडानी 12वें नंबर पर मौजूद हैं। मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।